नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। कभी कभी अदालत में सिर्फ सवाल ये नहीं होता है कि अपराध हुआ है या नहीं, बल्कि सवाल ये होता है कि क्या हर मौजूद इंसान अपराधी भी है। अगर किसी हत्या की जगह पर आप मौजूद हो, हाथ में आपके हथियार भी हो, लेकिन आपने गोली नहीं चलाई हो, तो क्या उस केस में आपको आरोपी माना जाएगा, आपको दोषी माना जाएगा? आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं है, बल्कि आईपीसी के सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शंस में से एक सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की असली परीक्षा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराने एक मर्डर कन्विक्शन को बदल दिया। दरअसल साल था 1999। मध्य प्रदेश का रतलाम जिले का एक गांव था सरसी। 12 मई की रात करीब रात को 9:30 बजे गांव में अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती। कुछ लोग हथियार लेकर पहुंचते थे और निशाना बना देशपाल सिंह। देशपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ घंटों बाद सुबह 5:45 बजे के आसपास उसकी डेथ हो जाती। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा केस जो अगले 25 साल तक अदालत में चलता रहा। देशपाल के भाई बलवंत सिंह ने एफआईआर तो दर्ज कराई, कई लोगों के खिलाफ आरोप भी लगे। सेक्शन 307, 147, 148, 149 ऑफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपी मिलकर आए थे, सभी का इंटेंशन भी कॉमन था, यानी कि अगर एक ने गोली चलाई तो बाकी सभी बराबर के जिम्मेदार होंगे, ये सेक्शन कहता है। और यहीं से सेक्शन 34 आईपीसी की एंट्री होती है। अब सेशन कोर्ट में जब ट्रायल शुरू हुआ तो प्रोसिक्यूशन ने कई गवाह इसमें पेश किए थे। आई विटनेसेस, इंजर्ड विटनेस, डॉक्टर आयु जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, और एलिज्ड डाइंग डिक्लेरेशन। ट्रायल कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने मिलकर हमला किया और 2 लोग जिसमें संजय सिंह भी शामिल था, सेक्शन 302 रीड विद 34 आईपीसी के तहत उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन बाकी 5 जो थे आरोपी, उनको बरी कर दिया गया। अब मैटर हाईकोर्ट में पहुंचता है। यहाँ से संजय सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन 2011 में एमपी हाईकोर्ट ने भी इस ट्रायल का फैसला बरकरार रखा। अब ऐसा लग रहा था कि मामला लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन फिर मामला पहुंचा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में, और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या सिर्फ मौके पर मौजूद होना और हथियार लेकर खड़ा होना जो है, ये मर्डर के कन्विक्शन के लिए काफ़ी है, या फिर प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि पहले से योजना थी, उसमें सभी का दिमाग मिला हुआ था और सभी ने मिलकर हत्या करने का इरादा भी बनाया था, यानी कि कॉमन इंटेंशन। अब डिफेंस का आर्गुमेंट यहाँ पर यह था कि संजय सिंह ने फेटल शॉट तो नहीं चलाया जिससे मौत हुई। कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि गोली जो मौत हुई है वो उसी के द्वारा चलाई हुई गोली से हुई है। और गांव में बिजली भी नहीं थी, रात का भी समय था, पहचानने का शक भी था, यानी उसकी पहचान पर भी सीरियस क्वेश्चंस थे। अब एविडेंस से ये सामने आया कि संजय सिंह बाकी आरोपियों के साथ तो नहीं आया था, वो बाद में अलग दिशा से पहुंचा था। अगर पहले से प्लानिंग होती तो क्या वो अलग से आता? डिफेंस ने कहा ये कॉमन इंटेंशन नहीं हो सकता। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस पर, उसका डाइंग डिक्लेरेशन डिसीज्ड का। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ध्यान से पढ़ा और उन्होंने कहा कि हाँ, इससे ये साबित होता है कि संजय सिंह मौके पर मौजूद था, लेकिन इसमें कहीं भी ये साफ नहीं है कि जो फैटल इंजरी है वो उसी के द्वारा दी गई है। यानी प्रेजेंस तो साबित हुई, लेकिन मर्डर साबित नहीं हुआ। अब इंजर्ड विटनेस ने यहाँ पर क्या कहा, PW6 जो था, जो खुद एक घायल था, उसकी गवाही भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसके हाथ में भी बंदूक थी, लेकिन जब उसने गोली चलाने की कोशिश की तो PW6 ने बंदूक ऊपर कर दी, यानी गोली ऊपर चली गई। अब सोचिए कि यदि गोली ऊपर चली गई तो फेटल शॉट किसने चलाया, और यही प्रोसिक्यूशन कमज़ोर पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 आईपीसी के ऊपर कई पुराने जजमेंट्स को कोट किया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 आईपीसी लगाने के लिए सिर्फ प्रेजेंस काफ़ी नहीं होता, प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होगा कि प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड था, प्री अरेंज्ड प्लान भी था, और सभी आरोपी एक कॉमन इंटेंशन से ही काम कर रहे थे। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ मौके पर खड़ा होना किसी भी मर्डर को दोषी नहीं बना सकता, किसी को मर्डर का दोषी नहीं बना सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, संजय सिंह ने फेटल इंजरी नहीं दी है, कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि उसका इस मर्डर के अंदर एक एक्टिव रोल था।
कॉमन इंटेंशन भी यहाँ पर साबित नहीं हुई और प्रायर प्लानिंग का भी कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि वो हथियार लेकर मौके पर मौजूद तो था, उसे पता था कि क्या हो रहा है और घटना गंभीर थी, इसलिए उसे पूरी तरीके से बरी भी नहीं किया जा सकता। अब आता है फाइनल वर्डिक्ट, जिसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 302 विद 34 आईपीसी यहाँ पे टिक नहीं सकता, यानी मर्डर कन्विक्शन तो खत्म हो चुका। लेकिन उसकी जगह कोर्ट ने सेक्शन 307 आईपीसी, जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहा जाता है, वो यहाँ पे लागू कर दिया, यानी कि हत्या की कोशिश तो हुई थी। अब सवाल था सजा का। कोर्ट ने देखा कि मामला 1999 का है, आरोपी लगभग 9 साल 9 महीने जेल में ऑलरेडी रह चुका है, उसकी उम्र 46 साल हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी अंडरगोन सेंटेंस पर्याप्त है, यानी अब उसे दोबारा जेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मैटर में फाइनल जजमेंट था। और ये जो मामला था ये संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का था, और इसकी जो जजमेंट डेट है वो 8 मई 2026 थी। अब इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या है दोस्तों, कि समझिए आप, भारत में अक्सर ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कई लोग जो है उनके नाम एफआईआर में डाल दिए जाते हैं। एक व्यक्ति अपराध करता है लेकिन बाकी सभी पर सेक्शन 34 लागू कर दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक क्लियर मैसेज दिया है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं चलेगा, हर आरोपी का इंडिविजुअल रोल साबित करना होगा, वरना सिर्फ यदि प्रेजेंस के बेसिस पर मर्डर का कन्विक्शन जो है वो काफ़ी नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से मेरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर मौके पर मौजूद हो लेकिन गोली उसने न चलाई हो, तो क्या उसे इस मर्डर का दोषी माना जाना चाहिए, या फिर कानून को हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल लायबिलिटी अलग से तय करनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।